Assalamualaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. In today's session we will discuss the appellate jurisdiction of the Supreme Court, and that is provided under Article 185 of the Constitution. So let's start ji. Number 1, sub article 1, subject to this article. अब इसका मतलब ये है कि ये जो आर्टिकल है 185 में, इसमें जो कंडीशंस बताई गई हैं उनसे उन वो कंडीशंस अगर पूरी होती हैं, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द जुरिस्डिक्शन टू हेयर एंड डिटरमिन अपील्स। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये यहाँ पे जुरिस्डिक्शन होगी कि वो अपील्स को सुने और डिटरमिन करे, उन पे फैसला दे फ्रॉम जजमेंट्स, डिक्रीज, जजमेंट से, डिक्री से, फाइनल ऑर्डर से और सेंटेंसेस ऑफ द हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट ने अगर कोई सेंटेंस किया है, लेकिन वो आगे ये कंडीशंस आएंगी, इस कंडीशंस की पूरा होने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगी अपील सुनने के लिए। नाउ द सब आर्टिकल 2, एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री, फाइनल ऑर्डर और सेंटेंस ऑफ ए हाई कोर्ट। देखें अब इसमें ये आगे इस सब आर्टिकल 2 में 185 में 6 डिफरेंट सिचुएशंस बता दी गई हैं, सरकमस्टांसेस बताए गए हैं। अब इनमें से जो ए और बी, ये पहले दो हैं, ये क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड है और बाकी फिर बाद में सिविल वाले आ जाते हैं, सिविल केसेस से। अब ए में क्या क्या कहा गया है? नंबर 1, इफ़ द हाई कोर्ट हैज़ ऑन अपील रिवर्स्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल ऑफ एन एक्यूज्ड। अगर तो हाई कोर्ट में अपील फाइल की गई, ट्रायल कोर्ट ने किसी पर्सन को एक्विट कर दिया था, बरी कर दिया था, और हाई कोर्ट ने उस ट्रायल कोर्ट के फैसले को अपील में रिवर्स कर दिया हो, उसको पर्सन को कन्विक्ट कर दिया हो, एंड सेंटेंस्ड हिम टू द डेथ, और उसको सज़ाए मौत दे दी हो, डेथ की सेंटेंस दे दी हो कन्विक्ट करने के बाद, और ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, या सारी उम्र के लिए उसको एग्ज़ाइल में भेज दिया, उसको जिला वतन कर दिया हो, और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या सज़ाए या उम्र कैद की सज़ा दे दी हो, और ऑन रिवीजन, या फिर रिवीजन में, या फिर हाई कोर्ट में जब रिवीजन फाइल की गई थी, हैज़ इन्हांस्ड ए सेंटेंस टू ए सेंटेंस एज अफोरसेड, या फिर हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल की गई थी और उस रिवीजन में हाई कोर्ट ने उस सेंटेंस को इन्हांस कर दिया हो, उसको बढ़ा दिया हो, तो इन सिचुएशन में डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में एज अ मैटर ऑफ राइट अपील फाइल कर सकते हैं। इसको सम अप करें, अगर तो हाई कोर्ट ने अगर किसी पर्सन की को नीचे से अगर ट्रायल कोर्ट ने क्विट किया था, उस फैसले को बदल के उसको सज़ाए मौत दे दी हो, उसको उम्र कैद दे दी हो, उसको उम्र भर के लिए जिला वतन कर दिया हो, या रिवीजन में फ़ाइल की गई थी हाई कोर्ट में और रिवीजन में हाई कोर्ट ने किसी पर्सन की सेंटेंस को इन्हांस कर दिया हो, तो इन सारी सिचुएशन में हम सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं एज ए मैटर ऑफ राइट। नंबर 2, बी, if the high court has withdrawn for trial before itself any case from any court subordinate to it। दूसरी कंडीशन ये आ गई कि अगर तो हाई कोर्ट ने किसी ट्रायल कोर्ट से, जो उसकी सबॉर्डिनेट होगी डेफिनेटली, उससे किसी केस के ट्रायल को विड्रॉ करके अपने पास ले लिया हो, एंड हैज़ इन सच ट्रायल कन्विक्टेड द एक्यूज्ड पर्सन एंड सेंटेंस्ड हिम एज अफोरसेड, और फिर उसको ट्रायल, पहले बात तो नीचे से किसी जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनसे ट्रायल डायरेक्टली हाई कोर्ट ने अपने पास ले लिया हो, फिर ट्रायल पूरा करने के बाद उस पर्सन को कन्विक्ट कर दिया हो, और जो पीछे सज़ाएं बताई गई हैं उनमें से किसी किस्म की सज़ा दे दी हो, तो इस सिचुएशन में हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के पास एपेलेट जुरिस्डिक्शन होगी, वो इन्वोक करेगी, हमने एज ए मैटर ऑफ राइट यहाँ पे अपील फाइल कर सकेंगे इस सिचुएशन में भी। नाउ सब क्लॉज सी, नंबर 3, जो तीसरी सिचुएशन बताई जा रही है, इफ़ द हाई कोर्ट हैज़ इम्पोज्ड एनी पनिशमेंट ऑन एनी पर्सन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ द हाई कोर्ट। तीसरी सिचुएशन ये है कि हाई कोर्ट ने किसी पर्सन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चला के उसको कन्विक्ट कर दिया हो, उसको सज़ा दे दी हो, तो इस सिचुएशन में हम उस हाई कोर्ट के इस फैसले के अगेंस्ट
सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं एज अ मैटर ऑफ राइट। अब ये मैं फिर यहाँ पे दोबारा बता दूं कि ये जो 6 सिचुएशन है सब आर्टिकल 2 में, ये वो सिचुएशन हैं जहाँ पे हमने एज अ मैटर ऑफ राइट अपील फाइल करनी है। इसमें हमें लीव टू अपील फाइल करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले लीव टू अपील फाइल करो। अगर वो अलाउ होती है, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको अलाउ करती है तो ही वो अपील सुनी जाएगी। इसमें आपने एज अ मैटर ऑफ राइट अपील फाइल करनी है, आपका हक है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनना ही सुनना है और उस मैटर को डिसाइड करना ही करना है। नाउ क्लॉज डी, फोर्थ सिचुएशन। अब ये फोर्थ एंड फिफ्थ वन, डी एंड ई, सिविल केसेस से रिलेटेड है कि उनमें कब हम सिविल केसेस की अपील सुप्रीम कोर्ट में एज अ मैटर ऑफ राइट फाइल कर सकते हैं। Clause D. If the amount or value of the subject matter of the dispute in the court of first instance was and also in dispute in appeal is not less 50,000 rupees or such other sum as may be specified in that behalf by the Act of Majlis Shura Parliament. यहाँ तक रुकते हैं। अगर तो जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी वैल्यू और अमाउंट जो है को इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस, वो होती है ट्रायल कोर्ट। अब ये सिविल कोर्ट भी हो सकती है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो सकती है, वो एक डिफरेंट मैटर है। बट जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस होगी जहाँ पे ट्रायल होगा सिविल केस का, और इस सब्जेक्ट मैटर की जो वैल्यू है या तो वो 50,000 हो या और कोई भी अमाउंट हो सकती है जो कि मजलिस शूरा पार्लियामेंट बाद में उसको डिटरमिन कर सकती है। इन सिचुएशन में एंड द जजमेंट डिक्री और फाइनल ऑर्डर अपील्ड फ्रॉम हैज़ वेरीड और सेट असाइड द जजमेंट डिक्री और फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इमीडिएटली बिलो। और यहाँ पे हाई कोर्ट ने जो उससे सबॉर्डिनेट इमीडिएटली सबॉर्डिनेट कोर्ट थी उसकी जजमेंट को, डिक्री को और फाइनल ऑर्डर को या तो सेट असाइड कर दिया हो या ख़त्म कर दिया हो या उसको वेरी कर दिया हो, उसको चेंज कर दिया हो उसमें कुछ। तो इन दोनों सिचुएशंस में सुप्रीम कोर्ट में हम डायरेक्ट अपील फाइल कर सकते हैं एज अ मैटर ऑफ राइट। ये बताया गया था क्लॉज डी में कि अगर तो सब्जेक्ट मैटर जो है उसकी वैल्यू कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस ट्रायल कोर्ट में या अपील में 50,000 थी या कोई भी और अमाउंट हो सकती है जो कि मजलिस शूरा पार्लियामेंट ने डिटरमिन करनी होती है, और हाई कोर्ट ने उस जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया या वेरी कर दिया, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करते हैं। नाउ क्लॉज ई, द फिफ्थ सिचुएशन। इफ़ द जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर इन्वॉल्व्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली some claim or question respecting property of the like amount or value। दूसरी बात ये आ गई कि जो जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर है उसमें कोई क्लेम हो या कोई क्वेश्चन हो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जिसकी वैल्यू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी वो क्वेश्चन इन्वॉल्व हो सकता है। And the judgment, decree or final order appealed from has varied or set aside the judgment, decree or final order of the court immediately below। और यहाँ पे भी हाई कोर्ट ने उस निचली कोर्ट की सबॉर्डिनेट, इमीडिएटली सबॉर्डिनेट कोर्ट की जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर को या तो सेट असाइड कर दिया हो या वेरी कर दिया हो, तो हम सुप्रीम कोर्ट में एज अ मैटर ऑफ राइट अपील फाइल करेंगे। नाउ द लास्ट वन, सिक्स्थ वन, एफ। If the High Court certifies that the case involves a substantial question of law as to the interpretation of the Constitution, या तो फिर हाई कोर्ट ये सर्टिफाई कर दे कि ये जो मैटर इन्वॉल्व है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की कोई इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, इस वजह से हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं इसकी अपील में। इफ़ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट द केस इन्वॉल्व, जो केस है उसमें इन्वॉल्वमेंट है अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, एक कोई सब्सटेंशियल किस्म का क्वेश्चन ऑफ लॉ इसमें इन्वॉल्व है, एज़ टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड, तो भी हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट इसमें एपेलेट जुरिस्डिक्शन में उस अपील को सुनेगी और डिसाइड करेगी। तो ये जो सब आर्टिकल 2 था इसमें 6 सिचुएशंस बता दी गई हैं।
जिनमें हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील फ़ाइल कर सकते हैं, हमें लीव टू अपील की ज़रूरत नहीं होती। लीव टू अपील की ज़रूरत नहीं होती, हम एज ए मैटर ऑफ राइट अपील फ़ाइल करते हैं। नाउ द थर्ड सब आर्टिकल 3, एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर फ्रॉम अ जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर और सेंटेंस ऑफ अ हाई कोर्ट in case to which clause 2 does not apply shall lie only if the Supreme Court grants leave to appeal। अब ये जो हमने सब आर्टिकल 2 पढ़ा ना, इसमें 6 सिचुएशंस, उसमें तो ये था कि अगर इन सिचुएशंस में केस फॉल करेगा तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। बट अगर इनमें केस फॉल नहीं करता हमारा, तो हम क्या करेंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट में अकॉर्डिंग टू सब आर्टिकल 3 लीव टू अपील फाइल करनी पड़ेगी। और अगर वो ग्रांट होगी, वो अलाउ होगी, तो ही सुप्रीम कोर्ट अपील सुनेगी, अदरवाइज़ नहीं सुनेगी। इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो जो सब आर्टिकल 2 में सिचुएशंस बताई गई हैं, उनमें हाई कोर्ट ने मोस्टली जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स थी उनके डिसीजन को अगर चेंज किया था, तो हमारे पास मैटर ऑफ राइट आता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील फाइल करेंगे। लेकिन अगर हाई कोर्ट ने सबॉर्डिनेट कोर्ट का डिसीजन चेंज नहीं किया, तो फिर हमारे पास मैटर ऑफ राइट नहीं होगा, हमें पहले लीव टू अपील फाइल करने पड़ेगी। और अगर वो अलाउ होगी तो ही सुप्रीम कोर्ट हमारी अपील को सुन के डिसाइड करेगी, अदरवाइज़ नहीं। So this was all about the appellate jurisdiction of the Supreme Court. Thank you very much ji. Take care. Allah.